धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, क्योंकि उन सब पर चर्चा, तबसरा, तज़किरा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पहनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या आप मतदान कर चुके हैं? नहीं, इसके बाद मैं निकलूंगा, बगल में ही है, गेट से बाहर निकलते ही बाईं तरफ में स्कूल है, राजकीय विद्यालय है, वहीं पे है, तो मैं, मेरी पत्नी और बेटा वहां जाएंगे इसके बाद। जी, यानी कि वहां जाने के बाद ही आप बता पाएंगे कि किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो कुछ है, अलग है पिछले बार के चुनाव से। अंडर करंट काफी है, लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चुपचाप, जैसे हमारी सोसाइटी में 400 से अधिक फ्लैट्स है और उतना समर्थन नहीं मिलेगा भाजपा को। लेकिन ईवीएम में क्या होगा, काउंटिंग के दौरान क्या होगा, काउंटिंग के बाद क्या घोषणा की जाएगी, इस पर लोगों में काफी सनसनी है। लोग आश्वस्त नहीं हैं कि क्या होगा, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं है इन 7 लोकसभा सीटों के लिए जो दिल्ली में हो रहा है। जी, क्या आपको लगता है जैसे बिहार में सत्ता हड़पी गई है विधानसभा चुनाव में, वैसे ही अगर लोकसभा चुनाव में हुआ तो जनता खामोश रहेगी? जनता तो खामोश नहीं रहेगी, लेकिन जनता को नेतृत्व देने वाले लोग क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। विपक्ष की भूमिका क्या है, खासकर वाम की भूमिका क्या होगी, जनता के बीच उन्होंने क्या कोई तैयारी की है, मुझे नहीं लगता कैसा होगा। विरोध तो होगा, हंगामा बहुत जबरदस्त होगा, हो सकता है इस पे कुछ खून खराबा भी हो, अन्य तरीकों के भी मसले पैदा किए जाए, बॉर्डर पे भी कुछ ना कुछ हो। लेकिन जो चीज हमें चाहिए कि वास्तव में वह जन क्रांति के रूप में उभरे और एक सफल क्रांति हो, उसके आसार बहुत कम है। जी, क्या आपको लगता है जिस दौर में नरेंद्र मोदी को भगवान बताने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी खुद को भी भगवान बताने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, उस दौर में क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसे हम लोग क्रांति की बात करते हैं? देखिए, वो उन लोगों की अंतिम मतलब दाव है जो उन्होंने अपनी तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। यानी जो जगन्नाथ है उड़ीसा में, उनके वो भी चमचे हैं श्री नरेंद्र मोदी के, या नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, उसका क्या मतलब हुआ वही जाने। हमें जहां तक लगता है, मुझे जहां तक लगता है, इन सबों की चर्चा तक भी नहीं करनी चाहिए। यह शुद्ध बकवास है, इसकी हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। जहां तक इसके विरुद्ध में जन क्रांति की बात है, इसके विरुद्ध में नहीं होगा, वह होगा जनता के जरूरतों के लिए, यानी उनके रोजगार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री को उठा के जेल में ठूस दिया गया हो, बड़े बड़े जो पार्टियों के नेता हैं उनको जेल में ठूस दिया गया हो, कोई जो बोलता हो उसको सालों साल जेल में सड़ा दिया जाता हो, जैसे उमर खालिद को देख लीजिए, तो क्या वाकई में आम आदमी इतनी हिम्मत जुटा पाएगा? ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है रूस के हवाले से, लेकिन ताल्लुक रखती है भारत से। 1000 मेगावाट जो है बिजली बनाने के लिए रूस भारत को कोऑपरेट करने जा रहा है। किस तरीके से सर? ये अच्छी बात है। जहां तक भारत की बात है, यह तमिलनाडु में है, कुडानकलम या ऐसा कुछ जगह है, और यह 6 सामान्य मतलब भाप या इंजन से या हाइड्रो पावर प्लांट नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे, और इस मायने में भी यह भारत के लिए अच्छा है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर किस तरह की बंदिश होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, यानी इससे जो यूरेनियम संवर्धन करके जो निकलेंगे उसको कौन इस्तेमाल करेगा, किसके पहले जाएगा, सब नहीं मालूम। इसके बावजूद भी भारत के लिए बड़ा बढ़िया चीज है, क्योंकि पावर जनरेशन होगा। हमें ध्यान यही रखना होगा कि जब भी, हालांकि तमिलनाडु में किसी तरह का अर्थक्वेक वगैरह का एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए जापान में देखते जब भी आता है, यह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसको बंद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। और अच्छा। वैसे समय में अर्थक्वेक या कुछ हंगामा होता है तो यह पूरे देश के लिए बड़ी गंभीर समस्या होती है, जैसे जापान के लिए होता है। हमें उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिकों ने रखा होगा, यदि वह पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर है तो। जी,
रवांडा और जर्मनी की डिमांड पर यूएनजीए ने यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया है और 11 मई को एक जनसंहार दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर बहुत सारे देशों ने सवाल उठाए हैं। क्या पूरी जानकारी है सर? सबसे पहली बात ये कि जो जगह है श्रीब्रेनित्सा या ना ही कहें श्रीब्रेनित्सा केवल कहे, उनका उच्चारण जो भी है कई तरीके से होते हैं, जो बोस्निया और हर्जगोविना के बीच का एरिया है, छोटा सा स्वतंत्र रूप से। कहते हैं 1995 में यहाँ पर जनसंहार हुआ था और मेरे समझ से हुआ था जब नेटो ने युगोस्लाविया में बुरी तरह बमबारी की, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, 6-7 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उसके बीच में आपस में लड़वाया। खासकर यूके का रोल रहा, यूएसए का तो रहा ही है, नेटो भी है जैसा मैंने कहा, और एक दूसरे के सेना को बीच से भेजकर यहाँ पे खासकर उस जगह में जो उस समय यूएसएसआर के ना होने के बावजूद भी प्रो रशियन थे, यहाँ के लोग लेफ्टिस्ट थे, वहाँ के हजारों लोगों को मारा गया, औरतों के साथ बुरा व्यवहार किया गया और खात्मा किया गया। उसकी याद में जनसंहार की बात यूएन जनरल असेंबली में लाया गया है और 84 मतों से 22 में, जिसमें विरोधी भी कुछ है और कुछ तटस्थ रहे, विरोध में रूस और चीन भी रहा है, पक्ष में यूएस, फ्रांस और यूके रहे। इनका कहने का ये दिखाने का तरीका है कि ये लोग पूरे युगोस्लाविया के साथ है और कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह उनको भविष्य या उनकी जनता बताएगी क्या हो रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल एक्ट है, ना कि वास्तव में जो हुआ है उस बात को कही गई है। वास्तव में कहा जाए तो युगोस्लाविया को फिर से एक होना चाहिए, या कम से कम जो वहाँ के सर्बियाई लोग हैं, दूसरे लोग हैं, बोस्निया के लोग हैं, यहाँ तक कि जो दूसरे मूल के नागरिक है, दूसरे भाषा के नागरिक हैं जो साथ मिलकर रहते थे, उनके बीच की इस तरह की जो युद्ध की स्थिति उसको समाप्त किया जाए, और वो तभी संभव है जब नेटो वहां से बाहर हो जाए। जी, इस दिवस के जरिए क्या फिर से जो युगोस्लाविया में इतने सारे देश पैदा हुए थे उनके बीच दुश्मनी, रंजिश पैदा करने की एक नई कोशिश की गई है? क्या फिर लड़ाएंगे उनको? वहां की देखिए कोशिश वही है, वहां की जनता, सर्बिया, इस जगह की जहां की बात की गई है, और बाकी जो उससे सटे हुए जगह के लोग हैं, वो लोग वहां के इस दिवस को, खासकर इन समय को, नेटो के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ दिवस मनाते हैं। उस इतिहास को ये लोग बर्बाद करके ये कहते हैं कि जी, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ मनाया जाता है तो इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया ताकि वो देश अब आपस में ही उलझे रहें, और ये तो हमेशा करती हैं जहां की इनकी मनपसंद सत्ता ना हो वहां की सरकारों के खिलाफ साजिशें रचना इनका आम पेशा बन गया है। चीन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है उस पर जिस तरीके से नए टैरिफ लगाए हैं बाइडन ने, उसको लेकर एलन मस्क काफी गुस्से में है और पेरिस में खड़े होकर अमेरिका को कुछ पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने कुछ समय पहले कहा था कि चीन का जो इलेक्ट्रिकल कार है, जिस तरह का सस्ता है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, पूरे विश्व में इसके खिलाफ जितने भी कंपटीशन है वो समाप्त हो जाएंगे। इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब है कि उस पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगना चाहिए ताकि बाकी जगहों के कार में भी कुछ वो मतलब कंपटीशन में आ सके। लेकिन हमें यह भी पता है कि इसके बाद वो चीन गए हैं, चीन के साथ इनका समझौता हुआ है, जो खुलेआम समझौता है उसके हिसाब से इसके डेटा और जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर वो दूसरे देशों बनाएंगे, जिसमें अमेरिका भी एक शामिल है, आयरलैंड जैसे है, शायद फ्रांस में भी है, मुझे पक्का श्योर नहीं है उस पर। और इसलिए उनको लगता है कि उस तरह की टैरिफ की जरूरत है तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इनका मुख्य मुद्दा जो है, एक तो चीन को खुश करना है और दूसरे अब यह तैयार हैं उस कंपटीशन के लिए, इसलिए वह अमेरिका देश के खिलाफ, यदि हमारे होता तो कहते कि हमारा देशद्रोही है, उस देश के खिलाफ वहां पे खुद ही यह नारा बुलंद कर रहे हैं। जी, यह चुनाव से पहले अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी पर, नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है तो ये तो बाइडेन के लिए अच्छा नहीं होगा सर। ये प्रो बाइडेन कहते हैं, नहीं सॉरी एंटी बाइडेन है और प्रो ट्रंप है, लेकिन क्या ट्रंप जीत के आते हैं तो क्या वह इस बात से तैयार होंगे? ट्रंप खुद ही वो टैरिफ लगाने के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, जहां तक आपके इजराइल की बात हो या यह टैरिफ लगाने की बात हो, दोनों एक साथ हैं। जी, जिस दौर में केन्या का राष्ट्रपति हैती पर बात करने के लिए अमेरिका पहुंचा हुआ है, उसी दौर में एक रिपब्लिकन सांसद ने दावा किया कि हैती में उसकी बेटी भी मारी गई, दामाद भी मारा गया। दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप?
जी हाँ, हैती के इतिहास को हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा गूगल करके पढ़ना चाहिए स्वतंत्र रूप से। हैती वैसा देश है जहां पे पहली बार गुलामी प्रथा के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ था, अमेरिका के पहले भी, और जीते भी थे, लेकिन बाद में बाहर के सैनिक सब आके वहां के सैनिकों ने दबा दिया। इसमें अमेरिका, फ्रांस से सब शामिल है। अभी की जो हालात है, जब वहां पे भयानक अर्थक्वेक आया था ओबामा के समय में, और ओबामा ने सैनिक करके जो 20,000 भेजे थे, जो भी मदद किए ना किए, हैती की सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया। वहां का जो विरोध हो रहा था अमेरिकी सैनिकों को, उसका विरोध को नेस्तनाबूद किया। ये गए थे मदद के नाम से, और अमेरिकी सेना ने वहां कब्जा कर लिया। और इसके खिलाफ इन लोगों ने, पिछले हैती के जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने वहां से वैसे तत्व पैदा किए, यानी प्राइवेट मिलिट्री और प्राइवेट फौज, मिलिशिया पैदा किया। और इन लोगों ने अब जाके इतनी ताकत बन गई कि इन लोगों ने कई जगह थाने पे कब्जा कर लिए, वहां के कैपिटल में कब्जा कर लिए, लोगों को मार दिया, और यहां तक कि आपने जैसा कहा, वहां के सीनेट के दामाद और बेटी को भी मार दिया। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा, ये केनिया के राष्ट्रपति, आप देखिए पूरे अफ्रीका में क्या चल रहा है। कुछ देश जहां पे लोगों ने विद्रोह किया, वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया, फ्रांसीसी सैनिकों को भगाया, वहां पे अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई फ्रांस जो है सो बड़ा ही खराब देश है, तुम अपनी करेंसी वहां लागू करता है, तुमसे पैसे जबरदस्ती हटता। हम ऐसा नहीं, हम अच्छे साम्राज्यवादी देश है, जैसा उन्होंने बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट के बाद में कहा, रूस आ रहा है, रूस तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगा। और जो गए सो गए। और वहां पे फ्रांसीसी जहां हट रहे हैं, अपने सैनिक वहां स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, अपने डिप्लोमेसी से कर रहा है। केनिया एक है, और केनिया के जो नए राष्ट्रपति जीते हैं, जो आए हैं 3 दिन के विजिट पे, पूरी की पूरी अमेरिका के चरण में जा बैठे हैं, वैसे ही जैसे लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना हो गई थी। और इसमें देखें तो अब इन दोनों के देश में जो मारे गए, उस पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मिले और कहते हैं कि यहां पे मल्टीनेशनल पुलिस और फोर्सेस लाना पड़ेगा। और केनिया बड़ी खुश हो कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, जहां अमेरिका नहीं रोक रहा है, वहां हम अपनी सेना और पुलिस भेजेंगे। एक लाइन और इसमें साथ हमारे साथियों को समझना होगा, अमेरिका के विदेश नीति में एक बड़ा ही सूक्ष्म बदलाव है। वो अपने सैनिकों को भेजकर अभी नहीं लड़ना चाहता है। यूक्रेन और नेटो के सैनिक लड़ रहे हैं, केनिया का सैनिक आ रहा है, तो हमारे सैनिक क्यों लड़ेंगे? जी। और वो अपने आप में खुश हो जा रहे हैं कि साहब अमेरिका का हाथ हमारी पीठ पे है, चलाओ बंदूक। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़ी। और पहली चर्चा कर लेते हैं ईरान को लेकर। ईरान के राष्ट्रपति का जो विमान था, वो हादसे का शिकार हुआ है, टकरा गया था पहाड़ से, आग लग गई है। जांच जो रिपोर्ट हुई है पहली, उसमें ईरान यही दावा कर रहा है। दुनिया सवाल उठा रही है, जब ईरान को दिक्कत नहीं है तो दुनिया को क्या मतलब है जी? ये बात सही है। देखिए, षड्यंत्र और साजिश की जो थ्योरी है, सिद्धांत बहुत सारा आता है, खासकर तो ईरान के राष्ट्रपति हैं, जिनके पक्ष विपक्ष में लाखों लोग निकले हैं, ईरान में भी बाहर में भी, वह अलग है। तो पहली बात तो ये हो गई कि बेल 212 ही था, जो मुझे भी डाउट था। दूसरी बात है कि तीनों जहाज में से, या जो बीच में था, सुरक्षित रूप से आ रहा था, वह गायब हो गया अचानक रेडार से, अंधेरा हो चुका था। मौसम उतना खराब नहीं था जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे कि बिल्कुल फॉगी था, टेरा नहीं दिख रहा था, वो चीज नहीं था। अगला बात है कि टेक्निकली बैकवर्ड होने के बावजूद भी यह कहीं से नहीं आया है कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी से क्रैश हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और ईरान वैसे ही जैसे अमेरिका और इजराइल शुरुआती दौर में कह रहे हैं कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, ईरान भी कह रहा है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घटना जो है वह एक नेचुरल हुआ है, हम और भी पता कर रहे हैं। लेकिन उसे साफ कर दिया है कि ना कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, या जो है सो मौसम खराब होने का था, पहाड़ी इलाका था इसलिए हो गया था। इसलिए जिस जल्दी से किया जा रहा है। और एक और घटना, ये जब ईरान ने जब कहा कि उनका हेलीकॉप्टर मिसिंग है, उसके करीब 50 मिनट पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक ट्वीट आया था, छोटे से, बड़े शॉर्ट टर्म के लिए था, हटा भी दिए गए। अमेरिका ने भी उसका उनका जो न्यूज चैनल है उन्होंने कहा था, यूके कहा था कि हाँ ये चीज आया था, बिना उसको दिए हुए, उसका स्क्रीनशॉट लिए हुए। और उसमें लगता है कि उसने 50 मिनट पहले, इसके पहले कि ईरान ने कहा था, इन लोगों ने कहा दिया कि वो क्रैश हो गया, और एक तरह से जश्न मनाना शुरू हो गया था। यह सब संदेह पैदा करता है, लेकिन अभी तक भी यह कोई खास ऐसा चीज नहीं मिल पाया है,
क्योंकि ईरान ने यह भी कहा कि उसमें ना कोई गोली चली है, ना कोई यूएवी का मिला है, ना कुछ मिला है। वह बंदा जिससे कांटेक्ट हुआ था, जो बेचारा पैसेंजर था और आधा होशो हवास खो चुका था, उसने कहा था मुझे पता नहीं कहाँ हूं, मेरा बुरा हाल है, बचाओ, इतना करके उससे भी संपर्क हो गया, उसकी भी बातें नहीं कर रही। संदेह पैदा होता है, फिर भी कुछ भी अभी ठोस हमें सबूत नहीं मिल रहा है। जी, अब बात करते हैं आईसीजे के फैसले को लेकर। नेतन्याहू तो भड़क गया है सर, कह रहा मैं तो मानूंगा नहीं, और जब तक हमास को नहीं मिटाऊंगा और अपने देश की सुरक्षा नहीं करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और यूएन कह रहा है कि उस पर बाध्यकारी आदेश है, उसे मानना चाहिए। अमेरिका खामोश है। क्या होगा? देखिए क्या होगा वह तो हमें दिख रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आईसीजे के पास ना कोई पुलिस है, ना कोई फोर्स है, ना ही वह किसी देश को आदेश दे सकता है कि वो करे। लेकिन वर्डिक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका गया, एक हफ्ते के आसपास के आईसीजे ने फिर से एक और वर्डिक्ट पास किया और बड़ा ही क्लियर किया। पहला कि रफा में, यानी साउथ इसमें पैलेस्टीन लैंड में तुम आक्रमण जो कर रहे हो वो बंद करो। रफाह के पास जो रास्ता है जो तुमने उसको ब्लॉक कर रखा है, जिसके कारण कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जा पा रहा है इजराइल के साथ, उसको तुम इमीडिएटली खोलो। जो हमारी लोग जा रहे हो पता करने के लिए कि वहां क्या क्या किस तरह की घटनाएं हुई है, उनको जाने दो। गाजा में पूरी तरह से एक तरह से यह सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया वर्डिक्ट है। और इस पे जो भी जितना ये कूदे, आईसीसी का भी वर्डिक्ट आने ही वाला है, जो अरेस्ट वारंट जारी होगा इनके खिलाफ और हमास के खिलाफ जो भी होगा। हमास वाले ने जो भी है, आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे, यहां भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह पूरी स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह से ये लोग अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, नेटो के कंट्रीज, और किस तरह से ये लोग जियोनिस्ट रिजीम को आज 21वीं शताब्दी में जो नरसंहार हो रहा है उसका साथ दे रहे हैं। और किसी भी तरह के वर्ल्ड फोरम हो, आईसीजे हो, आईसीसी हो, यूएनएससी हो, यूएनजीए हो, यानी जनरल असेंबली हो, इसका कोई असर इनके ऊपर नहीं पड़ता है। इनका महत्व जीरो हो चुका है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो लाइन कही है ना कि ये जो ठेकेदार हैं वो ही इन तमाम संस्थाओं को जीरो बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि इन्हीं के जिम्मेदारी है कि इन संस्थाओं को वो हीरो बनाकर रखें। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है इस ऑर्डर को देखने के बाद सर, राफा को लेकर ही क्यों कहा गया कि वहां से हट जाओ तुरंत? पूरे गाजा से क्यों नहीं कहा गया? जी हाँ, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें एक चीज और मैं लाइन जोड़ूं। सरा क्लीवलैंड ये है वहां की नई मतलब आईसीजी की मेंबर बनी है। 2 वर्ष पहले बाइडेन ने इन्हें अपने लीगल एडवाइजर के रूप में चुना था, हालांकि इनका अपॉइंटमेंट हुआ नहीं था। और जब ये आईसीजी के मेंबर बनी सरा, तो जो आपके ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन जो कूदते रहते, बड़ी प्रशंसा की थी। उन्होंने भी इस वर्डिक्ट की सराहना की और उसका साथ दिया है, वर्डिक्ट में के पक्ष में वोट दिया। कारण कि यह खुलेआम उन्हें भी नजर आ रहा है कि भाई ये जो आईडीएफ है वो जनसंहार कर रही है। रफा ही क्यों, रफा में जो सदर्न मोस्ट टिप है, जिसका वहां से रास्ता जाता है, जिसको फिलाडेल्फिया क्रॉसिंग भी कहते हैं, या रफा क्रॉसिंग करें, जहां से जितने एड्स आ रहे ह्यूमैनिटेरियन एड, और वहां पर 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक लोग वहां बसे हुए हैं, और वहां पे भी जनसंहार होता है। तो अभी जो हो चुका है पूरे इसमें पैलेस्टीन लैंड में, मैं पैलेस्टीन लैंड बार बार कह रहा हूं, इसको समझना चाहिए, तो वहां पे जो हुआ उसका 10 गुना ज्यादा भी हो सका है। और जिसके कारण यह लाया गया था, साउथ अफ्रीका ने खासकर इसी जगह के लिए लाया था, इसलिए वर्डिक्ट उसके रूप में कहा गया है। जी, एक तरफ आईसीजे का आदेश आ जा रहा है सर, एक तरफ आयरलैंड हो, स्पेन हो, और कई और देश हैं जो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं अपनी तरफ से, नॉर्वे। तो उस दौर में बात होनी चाहिए थी फिलिस्तीन रियासत की प्रमुखता से, क्योंकि आदेश फिलिस्तीन को लेके आ रहा है और वो तमाम देश जो हैं वो फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन वो मुद्दा छोड़कर एक नई कहानी फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुरू कर दी है कि आओ पेरिस में बैठ के बात करेंगे जंगबंदी की। फ्रांस के राष्ट्रपति और यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं ना? नहीं, गाजा में, गाजा जंग को लेकर जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि आओ पेरिस में बैठ के बात करेंगे, हमास भी कतर भी आए, मिस्र भी आए और सीआईए चीफ भी आए। हाँ, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आईसीजे का और आईसीसी का आक्रमण बढ़ रहा है,
दूसरी तरफ पूरी तरह से देखें, कितना भी नेतान्याहू, आईडीएफ के लोग और उनके कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी दोनों जो चिल्ला रहे हैं, एक्सट्रीम जो राइटिस्ट हैं, कुछ भी ये करने में समर्थ नहीं हो रहे। ये कूद के जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, और अंदर ही अंदर इन्होंने कहा होगा, या तो मुझे लग रहा है कि भाई जैसे भी हो फिर से युद्ध बंदी की कोशिश करो और कुछ हमारे टर्म पर करो, क्योंकि हमास नहीं हार रहा है, हमास पीछे नहीं हट रहा है। और एक और थ्योरी आ रही है कि हमास के साथ साथ हिजबुल्ला, यदि अब यह मौका आ गया है, वह आक्रमण शुरू करता है, चूंकि अब ईरान भी एक कॉर्नर में आ चुका है, जो भी कारण रहा वहां के राष्ट्रपति मरने के बाद ना हो, यह मैंने वैसे साइड लाइन में पढ़ा था। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस को हरा सकते हैं, वह उनकी अब समझ बन रही है। और हुतीज, तो सवाल यहाँ पे यही है ना सर कि इन तमाम चीजों की जो हेडलाइंस है उनको छुपाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को आगे कर दिया गया है कि जंगबंदी का हल्ला मचवाओ। फ्रांस और जर्मनी के जो भी अध्यक्ष है वह तो बेवकूफी और वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जंगबंदी या युद्ध बंदी की इनकी जरूरत पड़ रही है, उस पर भी शायद ये लोग अंदर अंदर बात कर रहे हो। मैं आपकी बात के साथ इसको ऐड कर रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हमास अभी तक लड़ रहा है, उससे इजराइल को बचाने के लिए उन्हें भी जंगबंदी की जरूरत है। गाजा में जो अपराधों की अनदेखी की जा रही है वो अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बर्नी सैंडर्स ने बयान दिया। इसी के साथ अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने बाइडेन से डिमांड की है कि भैया आईसीजे का आदेश आ गया, अब तो कम से कम हथियारों की आपूर्ति बंद कर दो। ये दोनों घटनाक्रम क्या कहलाते हैं? ये दोनों घटनाक्रम साफ दिखाते हैं बाइडेन भी चाह रहे हैं कि बंद हो, और हाल फिलहाल में ट्रंप जो शायद नए राष्ट्रपति बने, उनके भी हल्के से बदले बदले स्वर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आईडीएफ जो कर रहा है वहां पे, वह सही ढंग से नहीं कर पाए। लोगों ने अनावश्यक 6 से 7 महीने खो दिए, अपने भी इनके सैनिक मारे गए। हाल फिलहाल में इनके कई सैनिक भी मारे गए हैं और इनके टैंक भी उड़ा दिए गए हैं। और जिस तरीके से जो घटनाक्रम जिसकी आपने बातें की, और बर्नी सैंडर्स और दूसरे लोग भी हैं, यह भी विरोध कर रहे हैं पूरे अमेरिका के। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में अभी विरोध थोड़े घट गए हैं, जनता का भी जो भी है विरोध थोड़ा घटा है, क्योंकि मसला थोड़ा और कहीं भटक गया है। लेकिन इस हालात ये आ रहे हैं कि अब पूरे के पूरे अमेरिका को लगने लगा है कि भाई ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया, अब इसको बंद किया जाए। जी अच्छा, ब्रिटेन वाला जो खामोश बैठा है वो इसलिए क्योंकि उसके वहां चुनाव का ऐलान हो चुका है? संभवतः क्योंकि एंटी जियोनिस्ट फीलिंग जो है ब्रिटेन में काफी तेजी से फैला है, और वह प्रो कहीं ना कहीं से लेबर पार्टी में जा रहा है। वैसे लेबर पार्टी जो है वह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जनता भी करे तो क्या करे बेचारे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है। वैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विकल्प छोड़े नहीं जाते हैं, या विकल्प जनता के सामने रहने ही नहीं दिए जाते हैं कि वो सोच सके। बटन जरूर दे दिया है नोटा का, लेकिन क्या नोटा अगर ज्यादा दबा दिया तो चुनाव रद्द हो जाएगा, दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा? या नोटा में ज्यादा वोट पड़ गए जीतने वाले प्रत्याशी से, तो क्या वो हारा हुआ माना जाएगा? ये तमाम चीजें आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। या ये भी आज तक अधूरा पड़ा है कि भाई जिसे हमने चुन लिया है, तो क्या बाद में हमें 2 महीने 4 महीने बाद इख्तियार नहीं होना चाहिए कि हम उसको उतार दें सीट से? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली है। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।